ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का हमारा वीडियो है मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर, और ये इस पूरे मार्च की जो क्रोनोलॉजी है उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आज हमने पढ़ लिया है, उसके अंदर हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ा था। जो भी इंपॉर्टेंट खबरें थी हमने देखी थी, वो पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा, उसको पूरा पढ़िएगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे पर्सन इन न्यूज़ जो कि अभी चर्चा में रहे हैं, उसके अलावा जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इंडेक्सेस हैं, वो सारे आपके एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए उस वीडियो को आपको ज़रूर से देखना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब उसका जो लिंक है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आज का जो वीडियो है वो हमारा अंतरिक्ष यानी स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आज जो है इकोनॉमिक न्यूज़ जो है यानी कि आर्थिक परिदृश्य, उसको भी पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम प्रादेशिक परिदृश्य को। तो आज 3 चीज़ें हमको इस वीडियो के अंदर कवर करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा आर्टिकल है वो है नासा के मिशन के ऊपर। देखिए, नासा ने सूर्य के लिए 2 मिशन जो है लॉन्च किए हैं। पहला है उसका म्यूज मिशन और दूसरा है हेलियोस्वार्म, ठीक है। तो आपको पहला चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों मिशन है किसके और इनका संबंध किससे है। तो दोनों मिशन नासा के हैं और इनका संबंध सूर्य से है। तो म्यूज जो मिशन है, म्यूज का फुल फॉर्म देख लीजिए। म्यूज का फुल फॉर्म है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, ठीक है, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। ये क्या करेगा, तो देखिए ये जो है आपके पृथ्वी और सूर्य, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, पहली बात तो उनको ये जो है स्टडी करेगा, और दूसरा जो सूर्य है उसका जो बाहरी आवरण होता है जिसको हम कोरोना कहते हैं, ये आज वाला कोरोना वायरस नहीं, जो सन वाला कोरोना होता है, उसकी जो स्टडी होती है कि भाई किस तरीके से ये ताप होता है, किस तरीके से ये गर्म होता है, हीटिंग कैसे होती है, इन सब की स्टडी ये करेगा। और दूसरा है आपका ये है आपका हेलियोस्वार्म। हेलियोस्वार्म क्या करेगा, जो आपकी सौर पवनें होती हैं, सोलर विंड्स जो होती हैं, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, ये नाम सुने होंगे आपने, इनकी स्टडी जो है ये करेगा। और भी देखिए कई सारी बातें होती है कि भाई सूर्य जो होता है वहाँ से पराबैंगनी विकिरण आते हैं, उनको भी स्टडी करेगा, ठीक है। और ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मिशन का नाम ध्यान रखिए और इसका उपयोग किस क्षेत्र में है वो याद रखिए। सेकंड आर्टिकल पे आइए। सेकंड आर्टिकल इसरो का है। इसरो ने अभी क्या किया है कि उसका एक संचार उपग्रह था जिसका नाम है इनसैट 4B, इसको इसने निष्क्रिय किया है या डीकमीशन जो अपन बोलते हैं वो किया है। तो देखिए जो उपग्रह होते हैं, क्योंकि वो स्पेस में होते हैं, तो स्पेस के अंदर जो डेब्रीज होती है, डेब्रीज का मतलब क्या होता है कि जो स्पेस के अंदर जो क्या कहते हैं डेब्रीज को, जो मलबा होता है, उसको ख़त्म करने के लिए एक निर्देश दिए हुए हैं इंटर स्टेट स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा। तो उसके अनुसार आप स्पेस में डेब्रीज को नहीं रख सकते। तो इसीलिए जैसे ही हमारा ये संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 4B अपने काम से इसका पूरा उपयोग हो गया, तो इसको जो है क्या किया गया, पोस्ट मिशन डिस्पोजल प्रक्रिया से गुजारा गया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में इसरो के द्वारा किस सैटेलाइट को जो है पोस्ट मिशन डिस्पोजल प्रक्रिया से गुजारा गया। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी है आपके उपग्रह, इनसैट 4B, ठीक है। फिर देखिए अमेरिका की जो सेना है उसने एक जासूसी उपग्रह है जिसका नाम है NROL 87, इसको जो है लॉन्च किया है, ठीक है। इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, और ये वहाँ का जो नेशनल रिकनसाइंस ऑफिस है उसके द्वारा एक मिशन जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये जो सैटेलाइट है ये क्या करेगा जी, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सर्वोत्तम अंतरिक्ष आधारित खुफिया निगरानी टोही सामग्री एकत्रित करने और वितरित करने में जो है ये मदद करेगा। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका आर्टिकल है। तो देखिए नेक्स्ट अपना एटलस बना पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम। तो पहले तो ये समझे कि एटलस क्या है। तो देखिए एटलस एक सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। नाम देख के घबराइए मत, आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई पृथ्वी की ओर आने वाले जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं आने वाले, मीटियोर मीटियोराइट्स जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सब की स्कैनिंग करने के लिए कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, अपने को पता भी तो चलता है ना भाई कहाँ से ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, पृथ्वी से टकराएगा कि नहीं, खतरा है कि नहीं। तो वो सारे जो कार्य करता है वो इस एटलस के द्वारा किया जाता है। इस एटलस के अंतर्गत कई सारे टेलीस्कोप यानी दूरबीनें आती हैं जो कि पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर जो है उसको लगाया गया है। उनके अभी 2 दूरबीनों के नाम भी हम पढ़ेंगे आगे, जो वेधशालाएं हैं या जो टेलीस्कोप्स हैं उनके नाम पढ़ेंगे। तो ये आप समझ गए कि एटलस क्या है, और इसमें जो है अब ये जो है पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में जो है वो सक्षम हो गया है। पूरे अंतरिक्ष को कैसे स्कैन करते हैं तो पता नहीं, लेकिन जो लिखा है वो आप समझ लेते हैं। फिर देखिए ये जो है वस्तुतः एटलस ने दक्षिण अफ्रीका और चिली में 2 अतिरिक्त वेधशालाओं को शामिल करने के लिए हवाई में हलीकाला और
मेनोलोआ पर 2 मौजूद उत्तरी गोलार्ध दूरबीनों से दक्षिणी गोलार्ध तक अपनी पहुंच का जो है वो विस्तार किया है। अब इसमें 4 टेलीस्कोप इंक्लूडेड है। क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा इनमें से, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एटलस क्या है। तो एटलस क्या है, फुल फॉर्म नहीं भी याद रहे तो आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी तक आने वाले जो क्षुद्र ग्रह हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको देखिए यहाँ लिखा है, इसको नाम ध्यान रखिए, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो इनको जो है स्कैन करने में ये सक्षम है, ये पूरा एक सिस्टम है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना, इसरो ने किया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सहित 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, ठीक है। 3 उपग्रह जो है जिनको कहते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो देखिए इन उपग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो समझ ही गए आप कि इसरो ने 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। 3 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित किए गए हैं। पहले का नाम है EOS-04, ठीक है, EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 04। ये क्या करेगा, अब पृथ्वी का अवलोकन करेगा तो पृथ्वी में क्या ये देखने को, तो मिट्टी देखेगा, वृक्ष देखेगा, बाढ़ मानचित्रण वगैरह वगैरह, मौसम संबंधी चीज़ें, ये सब कुछ ये देखेगा। और इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, यहाँ पर जो है इसको इस कक्षा के अंदर जो है इसको क्या किया, प्रक्षेपित जो है वो किया गया है। फिर देखिए दूसरी वाली जो सैटेलाइट है उसका नाम है INSPIRE-SAT-1। क्या नाम है, INSPIRE-SAT-1। इंस्पायर का फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन। तो अब नाम से ही सिद्ध है कि भाई जो ये वाला जो कार्य है इसका क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड इसका कार्य होगा। तो देखिए ये एक पूरा मिशन है जिसको कि इंस्पायर मिशन कहा गया है, जो हमने अभी इसका फुल फॉर्म पढ़ा, उसी के तहत ये एक सैटेलाइट है। और इसके अंदर देखिए कई सारे जो उपग्रह हैं उनके साथ में इसको प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। जैसे पेलोड के ये वाला देखिए यहाँ पर, ये जो इंस्पायर है इसके तहत, इस इंस्पायर प्रोग्राम के तहत नियोजित उपग्रहों में से के एक समूह का हिस्सा है जिसमें लघु अंतरिक्षयान प्रणाली, पेलोड केंद्र, कोलोराडो विश्वविद्यालय, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इन सब के द्वारा, सिंगापुर और नेशनल, इनके ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी इस INSPIRE-SAT मिशन के अंदर शामिल है, ठीक है। तो इसमें हमारे भारत का भी एक यान है, एक यान क्या है, उपग्रह है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। और इसका उद्देश्य देखिए यहाँ क्या है, इसका उद्देश्य जो है आयन मंडल, जो आयोनोस्फेयर होता है, आयन मंडल की गति, विज्ञान और सूर्य की कोरोनल ऊष्मीय प्रक्रियाओं की समझ में सुधार करना है, ठीक है। फिर तीसरा उपग्रह जो इसरो ने अभी जो लॉन्च किया है उसका नाम है INS-2TD। क्या नाम है, INS-2TD। तो INS-2TD का मतलब क्या है, भारत भूटान संयुक्त उपग्रह, ठीक है। INS-2B है, सॉरी, तो 2B का मतलब यहाँ पे क्या है, भारत और भूटान, ठीक है। इस मिशन का कार्यकाल जो है 6 महीने का है। और इसका कार्य क्या होगा, तो देखिए इसमें उपकरण के माध्यम के रूप में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है। यह उपग्रह भूमि की सतह के तापन, आर्द्र भूमि या झीलों के पानी की सतह के तापन, वनस्पतियों और तापीय जड़त्व के आकलन में जो है वो सहायता प्रदान करेगा। तो ये इसका कार्य होगा, तो इसका नाम भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा। तो 3 उपग्रह के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी पर। तो देखिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, इजराइल की एक प्रणाली है जिसको आयरन डोम प्रणाली कहते हैं, यानी कि जो भी मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह जो आते हैं उसको जो है अंतरिक्ष के अंदर ही जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वो उसकी आयरन डोम प्रणाली है। और उसी के अंदर जो उसका नेवल वेरिएंट है, नेवल यानी कि नेवी वाला जो वेरिएंट है, नौसैनिक जो संस्करण है, उसको सी डोम प्रणाली जो है वो कहा गया, उसका भी इन्होंने सफल परीक्षण जो है वो किया है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। गोवा शिपयार्ड ने जो है क्या लिखा है, ICGS सक्षम जो है वो उसका जो है निर्माण किया है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इन्होंने एक पेट्रोल वेसल बनाया। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं, तट रक्षा जो होती है उसके लिए एक वेसल बनाया है, एक जहाज़ बनाया है जिसका नाम क्या है, सक्षम। जिसका नाम आप ध्यान रखेंगे, सक्षम क्या है तो आप पूछ लेंगे। तो सक्षम क्या है, कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, CGOP, ठीक है, CGOPV, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। अब देखिए सबसे खतरनाक मिसाइल जो कि नॉर्थ कोरिया, पढ़ाई आपने, किम जोंग यून। तो नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल है इसका नाम है हवांगसोंग 12। तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, जैसे RS के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा ही था, एक मिसाइल देकर के पूछा था कि भाई किसके द्वारा प्रक्षेपित की गई, तो इसी प्रकार से इस मिसाइल को रट लीजिएगा। नाम है इसका हवांगसोंग 2। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज है 4500 किलोमीटर और ये ज़मीन से ज़मीन में वार करेगी। अगर आप इसकी और ख़तरनाक चीज़ देखें तो ये है कि अमेरिका का जो ग्वाम क्षेत्र है, ठीक है, वो जो है इस मिसाइल की रेंज के अंदर है।
ठीक है। तो इसका जो है अभी सफल परीक्षण जो है इन्होंने किया है, टेस्टिंग करके देखी है। फिर है एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी। स्कॉर्पियन पनडुब्बी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो 5वीं जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसको कि अभी इसका परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है, वगीर। तो सक्षम क्या है, वगीर क्या है, होंगसंग 12 क्या है, अब आप नाम ध्यान रखेंगे इनका, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी चीज़ें हो ना, इनके बारे में कहाँ से आई, क्यों आई, इनको छोड़िए, आप तो नाम ध्यान रखिए और किसने इसको लॉन्च किया है, इसका उपयोग क्या है, उतना पता रखिए। उसके बाद में और चीज़ों को सेकेंडरी रखिए, याद नहीं करनी होती है, ठीक है। फिर देखिए भारत को मिला 12वां P-8I। तो ये क्या है P-8I, तो ये जो है समुद्री गश्ती विमान है। तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने जो है भारतीय नौसेना को 12वां यानी 12th जो है P-8I समुद्री गश्ती विमान जो है वो सौंपा है, ठीक है। तो ये किससे लिया है, अमेरिका से हमने लिया है, और ये 2013 से ही जो है ये विमान हमारी नौसेना के अंदर शामिल है। और भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था, सबसे पहले हमने ही खरीदा इसको, ठीक है। सो अब हम चलेंगे आर्थिक परिदृश्य के ऊपर, और उसमें भी जो है काफ़ी कम न्यूज़ है इस बार, लेकिन वो जितनी भी कम न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि वेस्ट न्यूज़ कोई सी भी नहीं है, और आपको जो है समझने में भी आसानी रहेगी उसको। तो देखिए सबसे पहले जो है, इसको मैंने हालांकि क्रॉस लगा रखा है, वो इसीलिए कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अनुमान लगाया गया है कि अभी हमारा उत्पादन जो है, जो हमारी प्रमुख फसलें, सभी फसलें नहीं, प्रमुख फसलें, उनका जो है उत्पादन का अनुमान जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर उत्पादन होता है चावल का। तो चावल कितना है, 127.93 मिलियन टन जो है हमारे चावल का उत्पादन हुआ है। फिर आता है गेहूं का उत्पादन जो कि 111.32 मिलियन टन है। और फिर आते हैं हमारे मोटे अनाज जिसको कोअर्स ग्रेन कहते हैं, वो है 49.86, ठीक है। और उसके अंदर आप देखिए मक्का जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 32.42, यानी रिकॉर्ड उत्पादन मक्के का हुआ है। फिर आपके आते हैं दलहन, और फिर आते हैं आपके दाल उत्पादन, ठीक है। तो इसमें इतना ही पढ़ना है आपको कि भाई सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए चावल का है, और उसके बाद में गेहूँ का होता है, और फिर मोटे अनाज, और मोटे अनाजों में भी सबसे ज़्यादा मक्के का। नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए, ये है भारत ने चाइना के 54 ऐप्स पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वही सेम इशू प्राइवेसी वाला कि भाई ये जो है पुराने जो हमने बैन किए थे इनके ऐप्स, उनको इन्होंने वापस थोड़ा बहुत चेंज करके वापस वही ऐप जो है वो लॉन्च कर दिए, रीलॉन्च किए हैं। तो उनको लेकर के प्राइवेसी और सुरक्षा खतरा लेकर के भारत ने इनको बैन किया है। बैन करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो देखिए आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत जो है कोई किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की सरकारी शक्ति जो है वो होती है। तो इस आर्टिकल को ये जो सेक्शन है, ये जो धारा है, इसके अंतर्गत जो है इनको बैन किया गया है। अब देखिए इसमें कई सारे हैं, जैसे कि फ्री फायर है, ठीक है, स्वीट सेल्फी HD है, ब्यूटी कैमरा है, सेल्फी कैमरा है, इन सबको जो है वो बैन कर दिया गया है। अब आगे आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए जियो जो है, जियो का नाम आपको पता ही है, जियो ने लग्जमबर्ग की SES जो कंपनी है उसके साथ में अभी एक संयुक्त उद्यम स्टार्ट किया है जिसका नाम है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है, जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो संयुक्त उद्यम होगा इसके अंदर जियो की भागीदारी 51% है, यानी कि मेजॉरिटी शेयर्स होल्डर कौन है, जियो है। और सेकंड जो इक्विटी है वो किसकी है, जो ये SES है, SES का फुल फॉर्म क्या है, इसका है कंटेंट कनेक्टिविटी समाधान प्रदाता, अब इंग्लिश में पता नहीं क्या है, लेकिन SES इसका नाम है, लग्जमबर्ग की है। अब देखिए होगा क्या कि इससे जो है ये एक जो है इस नेटवर्क के मल्टी गीगाबाइट लिंक से भारत समेत पड़ोसी देशों के बिजनेस, मोबाइल और खुदरा ग्राहक भी जुड़ सकेंगे। SES 100 Gbps की स्पीड से इंटरनेट उपलब्ध कराएगा और जिसको जियो जो है अपने मजबूत सेल्स के नेटवर्क से बेचेगा। भाई नेटवर्क जियो के पास में ऑलरेडी है ही, और जो ये पावरफुल इंटरनेट है इसकी सुविधा कौन देगा, ये आपका SES। तो ये दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। जम्मू कश्मीर क्या लिखा है, NSWS में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन गया है। अब ये NSWS क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे, ये है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि NSWS क्या है। तो देखिए NSWS जो है भारत सरकार की वर्ष 2020 की बजटीय घोषणा के अंतर्गत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने, पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। बाहर का कोई निवेशक आता है तो उसको क्या पता कि भाई जो है लैंड का यहाँ पर क्या क्या जो है, अगर मुझे खरीदनी है लैंड तो मुझे क्या क्या जो है जो फॉर्मेलिटीज़ है उससे गुजरना होगा, किस किस डिपार्टमेंट में मुझे जाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस के द्वारा दी जाती है। तो अभी इसमें जुड़ने वाला जो है हमारा
जम्मू कश्मीर जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ये थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, नाबार्ड ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है जीवा कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेंगे जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये नाबार्ड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और ये क्या होगा कि भाई पर्यावरण के अनुकूल जो है खेती बाड़ी को प्रोत्साहित किया जाए, इसीलिए जो है नाबार्ड ने इसको स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ लिखा है, इसका उद्देश्य है, जीवा का उद्देश्य टिकाऊ आधार पर पारिस्थितिकी के अनुकूल कृषि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना, कृषकों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, इसके लिए ये कार्य करेगा। इसमें फिर कार्य, बोलने से कार्य तो होता नहीं, पैसे भी तो चाहिए। तो पैसा जो है इसके अंदर, यहाँ देखिए कि जो है इसके अंदर जो है कार्यक्रम के तहत जो है प्रति हेक्टेयर 50,000 का निवेश किया जाएगा और 11 राज्यों में 25 परियोजनाओं को पायलट आधार पर जो है वो चलाया जाएगा। और फिर देखिए, नाबार्ड प्रारंभ में साधारण मृदा पानी निगरानी तकनीक को लेकर ऑस्ट्रेलिया से स्थित कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और प्राकृतिक खेती गतिविधियों ICAR के साथ अनुसंधान सहायता उपयोग करेगा। छोड़िए इसको। देखिए मुद्दे की बात क्या है, ये तो मैंने इसलिए इतना सारा पढ़ा है ताकि आपको थोड़ा सा लिंक करने में आसानी रहे। बाकी आप इतना ध्यान रखिएगा कि जीवा कार्यक्रम जो है उसका संबंध किससे है, तो ये जो है नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड ने इसको जारी किया है और ये जो है 11 राज्यों में जल विभाजक और जो है आदिवासी से जुड़ी जो परियोजना है उसके तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा। इसको इतना याद रख लीजिएगा बस, ये यहाँ पर, ठीक है। 11 राज्यों में जल विभाजक और बाड़ी का मतलब क्या होता है, आदिवासी विकास से जुड़ी जो परियोजना है उनके कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। तो जीवा कार्यक्रम आपको याद रहेगा। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये किसी काम की नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। फिर देखिए, RBI ने जो है रेपो रेट को जो है अपरिवर्तित रखा है। आपको पता है कि RBI ने जो एक समिति बनी है RBI के अंदर जिसको MPC बोलते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इसके तहत जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है उसको निर्धारित किया जाता है। तो इस बार के लिए यानी कि जो हर 2 महीने में इनकी बैठक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसमें इस बार की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इन्होंने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है, यानी कि 4% पर ही रेपो रेट को रखा है। उसके अलावा अन्य रेट्स जो हैं वो भी जो है उसको भी वैसा का वैसा बनाए रखने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। नेपाल जो है भारत के UPI मंच को लागू करने वाला पहला देश जो है वो बन गया है। तो अब देखिए इसमें मुद्दे की बात क्या है कि नेपाल जो है वो भी जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाला देश बनना चाहता है, इसलिए उसने भारत की मदद ली UPI के क्षेत्र में। और उसने कहा कि भाई नगद लेन देन में जो NPCI है, क्योंकि UPI का निर्माण किसने किया, NPCI ने किया है, तो उसके साथ में इसने एग्रीमेंट साइन किया है कि हमारे यहाँ पर भी इस तरीके का पेमेंट गेटवे जो है वो चालू किया जाए। उसके अलावा यहाँ विशेष बात देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि NPCI जो है ना, ये NPCI जो है UPI लाइट नाम का एक जो है उस पर काम कर रहा है। और UPI लाइट की मदद से क्या होगा कि भाई अभी तो हम UPI से जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें इंटरनेट चाहिए, लेकिन बिना इंटरनेट के भी UPI कैसे कार्य करे, उसके ऊपर UPI लाइट नाम का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसकी मदद से जो है बिना इंटरनेट के भी जो है आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसका लाभ किनको मिलेगा, तो गाँव को लाभ मिलेगा, क्योंकि गाँव के अंदर अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो UPI लाइट भी याद रखना है। और नेपाल पहला देश बनेगा जो कि नकद लेन देन के क्षेत्र के अंदर UPI को अपनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। पर्यटन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दृष्टि पत्र 2035 जो है वो जारी किया गया है। अब देखिए इसको मैंने इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ें जानने को मिलेगी। पहला कि पर्यटन जो है, आपको पता है कि पर्यटन रोजगार बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। जब विदेशी लोग आते हैं तो हमारे यहाँ पर बिक्री बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, ठीक है। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई साइड बढ़ती है, तो ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि पर्यटन के लिए हमारे यहाँ पर कोई एकीकृत जो है कार्य नहीं होता है हाल फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए एक संस्था है जिसका नाम है फेथ, इसका नाम है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म। तो इसने जो है अपना ये विज़न निकाला है, दृष्टि पत्र निकाला है, और उसमें इसने अनुशंसा की है कि भाई जो टूरिज्म है, पर्यटन है, इसको आप समवर्ती सूची में लेकर के आओ। पहले तो समवर्ती क्या होता है, ये होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है संविधान की, उसके अंदर लेकर के आओ, ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी कानून, नियम वगैरह, गाइडलाइन वगैरह बनाने हैं तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही बना सकें। उसके अलावा देखिए इसने टारगेट भी रखा है कि भाई हम 7.5 करोड़ पर्यटकों के आने का लक्ष्य रखेंगे, $150 अरब विदेशी मुद्रा हम इससे कमाएंगे। ये इतना याद नहीं रहेगा, ना काम का है हमारा, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी। और दूसरी इसने अनुशंसा ये की है कि एक राष्ट्रीय पर्यटन परिषद बनाओ, ठीक है। ये सिफारिश है इसकी, जिसमें प्रधानमंत्री हेड होंगे और जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होंगे वो इसके अंदर सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे, ताकि ये एक जगह बैठ करके एकीकृत योजना जो है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बना सकें। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए, इसका नाम है आर्थिक सशक्तिकरण योजना। तो आर्थिक सशक्तिकरण योजना जो है उसका शुभारंभ किया गया है। किसने किया है, तो देखिए आर्थिक सशक्तिकरण सबसे ज़्यादा किसको चाहिए होता है, जो कि वंचित हो जाते हैं,
ठीक है। जो हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित है उन्हीं को आर्थिक सशक्तिकरण करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्री हैं श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना, डीएनटी क्या होता है, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं, जैसे ट्राइब्स एक तो होता है शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं जो हम जानते ही हैं, एक डी नोटिफाइड होती हैं यानी कि जो घुमंतु जो जातियाँ होती हैं, जो घुमंतु जो ट्राइब्स होते हैं, जातियाँ नहीं कहेंगे, घुमंतु जो ट्राइब्स होती हैं, उनके लिए स्कीम जो है ये लागू की गई है। और ये योजना गैर अधिसूचित डीएनटी यानी कि डी नोटिफाइड खानाबदोश, नोमेडिक और अर्ध घुमंतु सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज़ या समुदायों के कल्याण के लिए जो है इसको तैयार किया गया है। तो इसके अंदर कई सारी बातें हैं कि भाई इनको शैक्षिक रूप से हम जो है सशक्त करेंगे, जैसे कि अगर वो सिविल सेवा की एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की तैयारी करते हैं तो वहाँ उनको प्रवेश मुफ्त में दिया जाए। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या फिर जो आपका PMJAY है उसके माध्यम से स्वास्थ्य का बीमा करवाएंगे उनको, आर्थिक सृजन के लिए, आजीविका के लिए उनके कार्य करेंगे, आवास के लिए कार्य करेंगे। यह योजना जो है 2021-22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों में खर्च किए जाने वाले 200 करोड़ व्यय को सुनिश्चित करेगी। मतलब इसमें खर्चे का भी प्रावधान है कि भाई क्या क्या किया जाएगा। उसके अलावा इनके लिए जो है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डी नोटिफाइड और नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, भारत में सबसे वंचित, आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों में से ये लोग एक होते हैं। इन समुदायों की दुर्दशा ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के अधिनियम के साथ ही शुरू हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इनके पास में क्या है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जंगलों के ऊपर जो है खुद अधिकार कर लिया। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया। अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि जनजातियों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा शोषण जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इनके जंगल ही थे। तो जंगलों को जब इन्होंने ले लिया तो इनके लिए जो है आजीविका के अवसर खत्म हो गए, तो ये चोरी लूटपाट वगैरह करने लगे। और उसके लिए फिर इन्होंने कई कानून बनाए अंग्रेज़ों ने, और फिर इनको जो है थाने आना और इनका जो है इनका शोषण जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ज़्यादा किया गया। तो इसीलिए इनके लिए ये योजना लाई गई है। तो अब देखिए इन समुदायों की समस्याओं को देखने के लिए अक्टूबर 2003 में पहला आयोग स्थापित किया गया था। इसके बाद रेके आयोग की स्थापना 2008 में की गई और 2015 के अंदर भीखू रामाजी इदते की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग का जो है वो गठन किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, एग्जाम में आ गया तो आपको जो है इसको आना चाहिए। उसके अलावा देखिए कि इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने DNT, SNT और NT जो हमने ऊपर पढ़े थे ना, डी नोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक, ठीक है, इनके लिए जो है आपका स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो योजना जो है उनके विकास और कल्याण के लिए लाई गई और 2019 के अंदर इसके लिए एक बोर्ड का भी गठन किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए RBI जो है सोना खरीदने वाला विश्व का दूसरे सबसे बड़ा जो है वो संस्थान बन गया है। हमें सोना चाहिए, ठीक है, गोल्ड चाहिए, तो गोल्ड खरीदने वाला RBI जो है सबसे बड़ा संगठन बन गया है। IMF से गोल्ड खरीदा जाता है, ठीक है। तो दूसरा अगर भारत है तो पहला कौन है, पता लगाइए पहला कौन है। तो पहला है थाईलैंड, ठीक है, उसको हमसे ज़्यादा गोल्ड चाहिए। फिर है कि हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स आप समझते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो रिजर्व ट्रांच होता है, गोल्ड होता है, एक SDR होता है। तो इन सब के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा तो पता नहीं मुझे किसका है, लेकिन गोल्ड का जो इसमें भागीदारी है वो 6.22% है। आप बताइएगा, देखिए फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी, सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किसका होता है। तो यहाँ पर तो हाल फिलहाल आपको दिख रहा है कि गोल्ड जो है 6.22% होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, LIC जो है वो विश्व का 10वां सबसे मूल्यवान जो है वो ब्रांड बना है, ठीक है। तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक नवीनतम जो वैल्यूएशन, ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जो होती है ना, ब्रांड पता करने वाली रिपोर्ट, तो उसमें LIC को जो है 10वें स्थान पर शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी जो है हमारे लिए गर्व की बात है। तो देखिए हमारे भारत से तो एकमात्र यही कंपनी है जिसको कि इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा जर्मनी, फ्रांस वगैरह से भी एक एक ही कंपनियां हैं, पर उनसे हमें मतलब नहीं है। हमारे भारत के अंदर ब्रांडिंग के अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो है वो LIC है। फिर देखिए डोडा ब्रांड, ये क्या है, तो देखिए केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत लेवेंडर को बढ़ावा देने के लिए लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में जो है वो नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जो जम्मू कश्मीर में डोडा जिला है भारत की बैंगनी क्रांति या लेवेंडर की खेती का जन्म स्थान है, ठीक है। तो ये जो डोडा होता है, डोडा जिला जो है, इसी को आई थिंक लेवेंडर को डोडा बोलते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आप देखिएगा इसको। तो डोडा ब्रांड जो है हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर बैंगनी क्रांति के तहत लेवेंडर जो है उसकी खेती का जन्म स्थल है। डोडा एक जिला भी है, ठीक है।
अपना डोडा पोस्ट भी होता है एक, ये पता नहीं कौन सा है तो देखिए लेवेंडर मैं जानती हूँ, लेवेंडर जो होता है ये परफ्यूम्स में या फिर जो क्या कहते हैं उसको, रूम स्प्रे के अंदर भी जो है इसको यूज़ किया जाता है। फिर क्या है, हाँ देखिए जो डाबर कंपनी है ये देश की पहली पूर्णतः प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी जो है वो बन गई है, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो है ये बन गई है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि भाई कचरे का प्रबंधन जो है वो जो है ये पूरी तरीके से कचरे का प्रबंधन जो है अपने आप से करते हैं। अब देखिए एक हमारा यहाँ पे कॉरपोरेशन है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, मिंटिंग आप जानते हैं, मिंट यानी कि टकसाल कहते हैं, टकसाल यहाँ पर जहाँ पर के जो सिक्कों की ढलाई होती है, मुद्रा की मुद्रा बनाई जाती है। तो प्रिंटिंग यानी मुद्रण और मुद्रा निर्माण, इसकी जो ये एजेंसी है इसके जो है अभी 17वें स्थापना दिवस पर 17th जो इसका फाउंडेशन डे था उस पर जो है हमारी वित्त मंत्री जी ने एक पंचतंत्र जो है उस पर रंगीन स्मृति सिक्का जो है वो जारी किया है। इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं कि एग्जाम में कुछ आ सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी हमारे यहाँ पर संस्थान है। फिर और देखते हैं क्या क्या आर्टिकल काम के हैं। अब देखिए जो देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंदर जो है वो स्थापित किया गया है। अभी सुनिश्चित हुआ है कि वहाँ पर इसको स्थापित करेंगे, तो ये वन लाइनर फैक्ट है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। फिर देखिए एक बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी दर को लेकर के एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें कहा है कि भारत में बेरोजगारी दर गिरकर 6.57 हो गई है, जो मार्च 2021 के बाद सबसे कम दर है। अच्छा, और उसके अलावा जो है देश के अंदर सबसे कम बेरोजगारी है तेलंगाना के अंदर और सबसे अधिक बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर, ये इस रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, जबकि हमें तो ऐसा लगता है कि हर जगह ही है ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट उस पर। तो एक रिपोर्ट है जो कि आप जानते हैं, सभी लोग इतनी बार पढ़ पढ़ के बोर हो गए अपन तो, ये है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। कौन निकालता है इसको? तो IMF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। और ये कहती है कि भाई भारत की जो विकास दर है वो 9% रहेगी इस बार 2021-22 के अंदर। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं इको रैप। ये इको रैप रिपोर्ट किसकी है? SBI बैंक की है। ठीक है, तो वो बोलता है कि भाई 2021-22 के लिए भारत की GDP जो दर है 8.8% रहेगी, यानी कि हमने 9 से भी कम कर दी। कि पहले तो ये बोल रहा था 9.3 रहेगी, लेकिन अब बोलता है कि 8.8 रहेगी। आप ये वाली याद रखिएगा थोड़ी, कि जो है इस रिपोर्ट के अनुसार 9% रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा इकोनॉमिक न्यूज़। सारी न्यूज़ हमने पढ़ ली है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने पढ़ ली है, सारी नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने पढ़ ली है। आप भी इसका जब रिवाइज करें तो इसी प्रायोरिटी के साथ में करें, कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको पहले पढ़ें, कम इंपॉर्टेंट को बाद में पढ़ें। फिर हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को, तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, थोड़ी सी हिम्मत और बना के रखिए और इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मैं भी बना के रखती हूँ। हालांकि मुझे तो आज बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, क्योंकि एक तो जो है कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो उसका ज़्यादा मज़ा है, और एक बार उसको पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया तो फिर क्या है कि बोर हो जाते हैं। तो अभी क्या लय बनी हुई है इसको पढ़ने की, तो आज इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। तो देखिए प्रादेशिक परिदृश्य के अंदर पहली खबर जो है वो है हमारे मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है, और उसके अंदर 2 बड़े रिकॉर्ड जो है वो बने हैं। एक तो संगीत का रिकॉर्ड बना है, और एक जो है आज़ादी के 75वें साल पर जो है 75 ऊँटों की जो है वो रेस कराई गई, ऐतिहासिक दौड़ करवाई गई। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। एक तो सामूहिक गायन हुआ है और सभी कलाकारों के द्वारा, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर ऐतिहासिक रेस करवाई गई। तो देखिए मरु महोत्सव मनाते कहाँ हैं? मरु महोत्सव फरवरी में मनाते हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन कोई टीचिंग एग्जाम में पूछा गया था कि कब मनाया जाता है, तो फरवरी में मनाया जाता है, और ये जो है जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं शाले मोहम्मद, इनके द्वारा जो है सालम सागर तालाब की पाल जो है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया और इसको शुरू किया गया मरु महोत्सव को। और इसके अंदर जो है मिस्टर एवं मिस पोकरण प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई, जिसके अंदर भरत बोहरा और निकिता राठौड़ जो है इन्होंने इसको खिताब को जीता। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कैमल सफारी, कैमल श्रृंगारित कार्ट, ऊँट सौंदर्यीकरण शो, शान मरुधरा, रस्साकसी, पणिहारी, मटका रेस वगैरह वगैरह। और इसमें जो 2 रिकॉर्ड बने हैं ये मैंने आपको बताई दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो है कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022। आपसे पूछ ले कि परामर्श 2022 क्या है, तो देखिए करियर गाइडेंस के लिए हमारे यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कमी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो सबसे बड़ी कमी है काउंसलिंग की। हमको लगता है बच्चा बस जन्मते लेकर के पैदा होता है कलेक्टर बनेगा,
मतलब कि कुछ भी बनेगा तो वो अपने दिमाग से बन जाएगा, ऐसा नहीं है। 10th में बच्चा होता है तो उसको इतना नॉलेज होता ही नहीं है, तो टीचर परसेंटेज के हिसाब से बोल देते हैं तो ये ले ले, कॉमर्स ले ले, आर्ट्स ले ले। हो सकता है किसी का रुझान आर्ट्स की तरफ हो, उसको ज़बरदस्ती साइंस दिलवा दिया गया हो, साइंस वाला हो तो उसको ज़बरदस्ती कॉमर्स दिलवा दिया गया हो, या परसेंटेज की बेसिस पर। तो हमारे यहाँ काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है, बच्चा नहीं जान पाता है कॉलेज तक ही कि भाई मेरे को करना क्या है आगे। तो अभी जो है देखिए परामर्श कार्यशाला जो है वो आयोजित की गई है, जिसके अंदर बीकानेर जिले के अंदर इसको आयोजित किया गया था, और इसमें कई सारे जो बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। 1 लाख से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इतने लोग भटके हुए हैं, देख लो। तो हालांकि बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, काउंसलिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के पास करियर ऑप्शन होने चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई जाना चाहे तो उसके लिए गाइडेंस होना चाहिए। तो काउंसलिंग सबसे बड़ी समस्या है और ये होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कि जो है केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है उनके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। और कई सारे जो है यहाँ पर देखिए लिखा है, कार्यशाला उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच के अंतर को पाटने और छात्र को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के प्रयास का विस्तार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज और शैक्षिक स्टार्टअप क्या लिखा है, एजुकेशन माइलस्टोन्स के सहयोग से इस कार्यशाला का वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। और देखिए यहाँ पर 1 लाख से अधिक जो बच्चे हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए कि कई सारे जो बोर्ड और आयोग हैं जहाँ पर नियुक्तियाँ लंबित थी उनका जो है वो उनमें नियुक्तियाँ की गई है। नाम सबके याद नहीं रखने आपको, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के देख लीजिए। जैसे कि किसान आयोग के अध्यक्ष जो है महादेव सिंह खंडेला को बनाया गया। उसके अलावा जो किसान आयोग के उपाध्यक्ष है वो दीपचंद खैरिया को बनाया गया। रफ़ीक खान साहब को जो है राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। खिलाड़ी लाल बैरवा जो हैं उनको राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये मेवाराम जी जैन हैं, इनको राजस्थान गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो सबके नाम याद नहीं रखने, एक बार देख लीजिएगा, इतने नाम तो याद होंगे भी नहीं अपने को। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जो टाइगर रिजर्व है, नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कहाँ पर है, बूंदी में है। बूंदी में है क्या, ठीक है। तो इसको जो है हमारे देश का ये 52वां 52nd टाइगर रिजर्व जो है वो बन गया है। तो देखिए टाइगर रिजर्व के लिए एक अलग ही संस्थान है जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। और ये मंत्रालय है ही हमारा इन्वायरमेंट जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इनके द्वारा जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत इसकी एक धारा 38 है, उसके प्रावधान के तहत जो रामगढ़ विषधारी है इसको जो है वन्य जीव अभ्यारण्य और इसकी कैटेगरी से प्रमोट करते हुए टाइगर रिजर्व का दर्जा भी जो है वो दिया गया है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि टाइगर रिजर्व अलग है, वन्य जीव अभ्यारण्य अलग है, नेशनल पार्क अलग, ऐसा नहीं होता है। तो एक अभ्यारण्य होता है, उसी के अंदर नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। तो हमारे यहाँ पर जो वन्य और पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है हेमाराम चौधरी, तो उनके द्वारा जो है इसकी जानकारी दी गई है अभी, और यहाँ इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो देखिए रामगढ़ विषधारी जो है इसका एरिया है 1050 किलोमीटर। रणथंभौर के बाद में सेकेंड नंबर, अगर एरिया की बात करें, एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करें, तो सबसे बड़ा रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। किसके बाद में, रणथंभौर के बाद में। ठीक है, अब इसमें कितने किलोमीटर का बफर जो है ना ये छोड़िए, ये काम का नहीं है, याद भी नहीं रहेगा। तो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, पहला रणथंभौर है 1700 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, और पूरे देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, हमारा रामगढ़ वाला। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु जो है MOU साइन किया गया है। तो देखिए नंद घर में विकसित करने से क्या होगा कि आंगनबाड़ी में जो सुविधाएं हैं ना उनमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो अब नंद घर सरकार कितने चीज़ें करे, तो सरकार ने जो है MOU साइन किया, जैसे कि वेदांता ग्रुप है, ठीक है, वेदांता समूह है, इन सारे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके साथ में ये लोग जो है MOU साइन करते हैं ताकि फंडिंग मिल सके। तो 750 करोड़ की फंडिंग मिलेगी, और इससे जो है करीब जो है आपके राज्य में करीब 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं अभी तक, जिनमें 6 तरह की सेवाएं ऑलरेडी दी जाती है। और अभी तक 13 जिलों में 1300 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र नंद घर के रूप में जो है वो विकसित हो चुके हैं। तो हालांकि कॉमन न्यूज़ है, इस पर कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक जनरल जो है वो पढ़ लिया है। फिर देखिए सौर ऊर्जा क्षमता, ठीक है, सोलर जो हमारी पावर है उसको विकसित करने में राजस्थान देश में फर्स्ट पोजीशन पर है। पहले कौन था, अगर आपको याद हो पुरानी मैगजीन में, तो पहले कर्नाटका था, लेकिन अब जो है भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है 49,346 मेगावाट सोलर पावर क्षमता जो है राजस्थान ने इसमें अर्जित की है। 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर संपूर्ण देश में जो है वो प्रथम स्थान पर आ गया है। कर्नाटका को दूसरा स्थान और गुजरात को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है।
अब देखिए राजस्थान में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जंगल और पेड़ इतने हैं नहीं, तो हमारे यहाँ पर जो जो ये है सौर ऊर्जा नीति है और पवन और हाइब्रिड नीति है, तो ये काफ़ी जो है जैसे कि 2011 में आई थी, उसके बाद में बहुत रिन्यू इनके अंदर होता गया, अपडेशन होता गया, और 2019 के अंदर वापस से जो है ये नीतियाँ जारी की गई थी। और क्या इंपॉर्टेंट बात है तो देखते हैं कि राजस्थान की जो सौर विकिरण क्षमता है वो प्रतिदिन 5.72 के WH प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश में सबसे अधिक है। हमारे यहाँ पर 325 दिनों के औसत के साथ देश में सबसे अधिक धूप खिलती है। ठीक है, 365 दिनों में से 325 दिन हमारे यहाँ पर धूप रहती है। और राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता 142 गीगावाट अनुमानित है, जो कि देश का 19% है। यानी देश में अगर जितनी भी सौर ऊर्जा हो सकती है ना, उसका 19% तो राजस्थान अकेला दे सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है एक भर्ती कह रही हूँ, एक पोस्ट के ऊपर है जो RPSC के अध्यक्ष हैं, जिनको कि नियुक्त किया गया है, वो है संजय कुमार श्रोत्रिय। इनको RPSC का नया परमानेंट अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। ये जो है RPS जो होते हैं राजस्थान पुलिस सर्विस, उससे ये IPS प्रमोटेड हैं और उनको जो है इसमें अध्यक्ष पद अभी दिया गया है। तो अभी काफ़ी जो है जैसे जसवंत राठी जी को बनाया गया था और उसके बाद में जो है अभी उनको हटा करके इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये राजस्थान पुलिस सेवा का है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। फिर देखिए नेक्स्ट है, तो देखिए राजस्थान ने जो है अभी नई राज्य आबकारी नीति जो होती है उसको जारी किया है। क्या है नई आबकारी नीति के अंदर, तो देखिए नई आबकारी नीति में ये कहा है कि पहले से जिनको जो लॉटरी अलॉटेड है, जो दुकानें अलॉटेड है, उनको 2 वर्ष का जो है और एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, 2 वर्ष का और ज़्यादा एक्सटेंशन जो है उनको मिलेगा, और उसके बाद में जो ये लॉटरीज होती है इनको ऑनलाइन भी किया जाएगा। तो देखिए नई आबकारी नीति के अनुसार लाइसेंस धारक लाइसेंस को 2 वर्ष के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। इस प्रकार मौजूदा शराब दुकानों के लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो बची हुई दुकानें होंगी उनकी जो है, जो क्योंकि इस बार होगी नहीं, तो जो बची हुई दुकानें होंगी उनकी ऑनलाइन होगी। उसके अलावा देखिए कि जो है प्रदेश भर में जो ये जो आप क्या कहते हैं शराब की दुकानें वो कितनी है, 7,665 रखी गई है। दुकानों की संख्या प्रदेश भर में 7,000 साढ़े 7,000 के करीब रखी गई है। होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। होटल बार के लिए 5 साल के लिए लाइसेंस फीस पर 20% की छूट दी गई है। उसके अलावा क्या पढ़ें इसमें, और उसके अलावा तो जो है यहाँ पर देखते हैं, हाँ, सरकार ने नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार का बजट भी जो है वो 10 करोड़ से बढ़ा करके बहुत ज़्यादा कर दिया भाई, 50 करोड़ कर दिया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कर दिया, तो इससे तो मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। फिर देखिए चौंप जो है विश्व में ये एक जगह का नाम है, और यहाँ पर जो है विश्व का, देश का नहीं, राज्य का नहीं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम अपने जयपुर में बनेगा, जगह का नाम है चौंप। ठीक है, तो वहाँ ये बनेगा। और अगर ये तीसरा सबसे बड़ा है तो पहले दूसरे कौन से हैं, तो देखिए दर्शक क्षमता के हिसाब से तो यहाँ लिखा है कि गुजरात का जो ये मोटेरा अहमदाबाद का स्टेडियम है, और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, उसके बाद ये जो है तीसरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो होगा। फिर देखिए फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में NCC राजस्थान ने पाया प्रथम स्थान। ये क्या है इसमें, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि जो NCC वगैरह कैडेट्स करते हैं, जो RDC कैंप करते हैं, तो RDC कैंप में तो हमको 4th मिला। RDC मतलब कि जो रिपब्लिक डे परेड वाला जो कैंप होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से वही होता है, तो उसमें तो उनको 4था स्थान मिला है। तो ये इनको जो है कुछ स्थान दिए गए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे एक अवार्ड है जिसका नाम है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। किसको दिया गया है, तो ये जो है कला मर्मज्ञ नाम है उनका, विजय वर्मा, उनको जो है वो उनके निवास स्थान पर ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इसमें क्या मिलता है, तो 1,25,500 रुपये का चेक और प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है। लिखा है कि उल्लेखनीय पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा दिए जाने वाला ये पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है, संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के ठाणे के कला मनीषी डॉक्टर प्रकाश सहदेव खाड़गे और जयपुर के विजय वर्मा को दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, संयुक्त रूप से दिया गया है। हमारे जयपुर के विजय वर्मा को और जो प्रकाश सहदेव हैं उनको ये जो है संयुक्त पुरस्कार मिला है। फिर देखिए और ऐतिहासिक कार्य हो गया इस बार तो, कि जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें पूरे 7 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि जो है वो की गई है। तो अकुशल जो श्रमिक होंगे नॉन स्किल्ड, उनको 252 से बढ़ाकर 259 कर दी गई। अर्ध कुशल यानी सेमी स्किल्ड को 264 से 271, कुशल जो होंगे 276 से 283, और उच्च जो कुशल श्रमिक है 326 से 333। तो पता नहीं भाई क्वेश्चन पूछ ले तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। जैसे नरेगा मजदूरी जब बढ़ाई थी सरकार ने, तो उस पर RS में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। फिर देखिए सौभाग्य योजना जो है उसके तहत
सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान जो है वो टॉप के ऊपर है। तो सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण करने के मामले में राजस्थान सर्वाधिक घरों का विद्युतीकरण कर पाया है और उसमें टॉप स्थान पर वो है। ठीक है। और इसके अलावा जो ये यहाँ वाले राज्य हैं, जैसे कि पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पर तो ज़ीरो हुआ है, इसके तहत ज़ीरो कार्य हुआ है सौभाग्य योजना के तहत। सौभाग्य योजना आपने पढ़ी होगी, क्या है, सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है। तो इसके तहत जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुँचाई जाएगी। तो उसके अंदर राजस्थान ने टॉप किया है और ये राज्य जो है वो पिछड़ गए हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। अब देखिए राजस्थान इन शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे तो नंदी गौशाला जो है, नंदी गौशाला के लिए आपको पता ही कि नंदी गौशाला के लिए बजट में प्रावधान था। तो इसमें बात यह है कि जो राज्य सरकार है वो प्रत्येक पंचायत समिति के स्तर पर इन नंदी गौशालाओं का निर्माण करेगी और एक नंदी गौशाला के लिए 1.57 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसकी 10% राशि जो है संबंधित संस्था द्वारा वहन की जाएगी। 90% राशि राज्य सरकार देगा और 40 और 10% के रूप में, यानी कि 3 किश्तों में जो है ये सरकार इस राशि को देगी, एक मुश्त नहीं देगी, 3 किश्तों में देगी। ठीक है। उसके अलावा आप देखिए कि इसके लिए पहला अनुबंध हनुमानगढ़ की नोहर जो तहसील है उसके लिए किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। बाघ संरक्षण एवं संवर्धन रणनीति पत्र। तो देखिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। सेकंड वाला देखिए, अमीनुद्दीन जो कागजी हैं उनको राज्य हज कमेटी के सदस्यों की प्रथम बैठक में जो है राजस्थान हज कमेटी जो है उनका अध्यक्ष जो है वो निर्विरोध निर्वाचित किया गया। फिर देखिए अटल भूजल परियोजना। तो भूजल परियोजना आप जानते हैं कि जो ग्राउंड वाटर होता है, भूजल जो होता है, भूमि का जल, उसको संरक्षित करने के लिए इसको चलाया गया था। तो प्रदेश के 17 जिलों में और 38 पंचायत समितियों में जो है इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना, इसका न्याय संगत उपयोग करना और भूजल क्षेत्रों में कुशलतम जल प्रबंधन को प्रमोट करते हुए गिरते हुए भूजल स्तर को रोकथाम करना है। इसमें देखिए 2 घटक शामिल किए गए हैं। पहला है संस्थागत सुदृढ़ीकरण और एवं क्षमता संवर्धन द्वारा टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना, और दूसरा है राज्य की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के साथ साथ नवाचारों को बढ़ावा देते हुए सामुदायिक सहभागिता जो है उसको बढ़ावा देना। तो ये इसके घटक हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले अटल भूजल योजना के बारे में तो आप कुछ लिख सकें। तो इसके 2 घटक हैं, उनके बारे में बता देंगे। संस्थागत कार्य क्या क्या किया गया और जो सामुदायिक सहभागिता है उसके लिए कार्य किया गया। फिर देखिए वेटलैंड्स। तो देखिए वेटलैंड जो है अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था रामसर साइट्स के बारे में कि भाई अभी एक तो गुजरात के अंदर और एक जो है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 2 नई वेटलैंड्स की खोज हुई है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा कुछ और है। खोज क्या हुई है कि उनको डिक्लेयर किया है, मैंने गलत बोल दिया, डिक्लेयर किया गया है। तो देखिए ये जो है जो वेटलैंड्स है उसका एरिया जो है हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने बताया है कि उसमें वृद्धि जो है इस बार देखने को मिली है। तो राजस्थान के अंदर अपना खुद का भी जो है ना एक वेटलैंड अथॉरिटी है। नाम देखते हैं उसका, नाम क्या है, उसका नाम है राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण। ठीक है। इसका गठन जो है 2017 के अंदर किया गया था। ठीक है। और जो है सॉरी गलत बोल दिया मैंने, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन जो है आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 की धारा 5 के तहत किया गया था। और राज्य के अपने खुद के डिसाइडेड कुछ जो है आर्द्र भूमियाँ हैं, जैसे कि सांभर झील, केवलादेव, चंद्राई जयपुर में है, बरखेड़ा ये भी जयपुर में, आना सागर अजमेर में, निक्की झील माउंट आबू, फतेह सागर, पिछोला, कायलाना, ये सब जो है ये वेटलैंड के रूप में घोषित हैं। ठीक है। फिर देखिए हनुमानगढ़ गैजेटियर ड्राफ्ट, ये क्या है, तो ये पहली बार तैयार किया गया है और इसमें 18 चैप्टर्स हैं। तो ये क्या करेगा, देखिए जिलों के अंदर ये गैजेटियर इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उस जिले की जो ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जितनी भी परिदृश्य है उन सबको एक ही जगह चैप्टर्स के अंदर जो है वो लिखा जाएगा, ताकि जो है सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के लिए उस जिले के बारे में जानना जो है वो आसान हो जाए, उसके बारे में सूचना जो है उनको आसानी से मिल जाए। तो देखिए बजट जो इस बार घोषित हुआ था उसमें राज्य के सभी जिलों के लिए गैजेटर बनाने की जो है वो घोषणा की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हनुमानगढ़ है वहाँ से इसका स्टार्ट भी हो गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, यह है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो मिशन इंद्रधनुष आपको पता है एक तो बैंकों से संबंधित था और एक टीकाकरण से संबंधित था। तो देखिए इसमें 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए जयपुर में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया। इसमें बच्चों को BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, FIPV, RVV, PCV, MR सहित 9 तरह की बीमारियों से बचने के लिए जो है वो टीके लगाए जाते हैं। बूस्टर डोज भी जो है इन बच्चों को जो है गर्भवती महिलाओं को इसमें लगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए, जो सूक्ष्म सिंचाई है, जो माइक्रो इरिगेशन जो होता है ना, उसके जो संयंत्र आते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन माइक्रो सिंचाई में आता है, तो उसके जो संयंत्र होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, उनमें सरकार जो है सब्सिडी देती है। उस सब्सिडी में सरकार ने इस बार क्या किया है, वृद्धि की है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो
तो राज्य सरकार ने देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला किसान हैं उनके लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के अनुदान में वृद्धि का निर्णय लिया है। इसके तहत अब जो ये लघु और सीमांत कृषक होंगे उनकी तर्ज पर ही 75% अनुदान जो है वो इनको दिया जाएगा, और जो अन्य किसान होंगे, जो अमीर किसान हैं, उनको 70% ही रखा गया है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 55% तथा अन्य काश्तकारों के लिए 45% अनुदान का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। इस योजना में केंद्र का हिस्सा है 60% और राज्य का हिस्सा कितना है 40%। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपके जो राजस्थान जोधपुर के जो लोग हैं उनको तो पता ही होगा कि जो नए हमारे बने हैं क्या राज्यपाल जो हैं, उन्होंने के.एल. श्रीवास्तव जो हैं उनको कुलपति बनाया है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का। तो इतनी ये कोई पूछेगा नहीं हालांकि। फिर है तो देखिए राजस्थान युवा पखवाड़ा जो है उसका स्टार्ट किया गया। तो जो प्रसिद्ध गांधीवादी व्यक्ति रहे हैं सुब्बा राव, उनकी जयंती के ऊपर जो है शांति एवं अहिंसा निर्देशालय द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का जो है आयोजन 7 फरवरी से 20 फरवरी तक जो है, पखवाड़ा यानी कि एक वीक पूरा, तो उसका आयोजन जो है वो किया गया था। तो इसमें नेक्स्ट है मेरी पुलिस मेरी दोस्त। तो ये जो प्रोग्राम है ये बच्चियों के लिए है। ऐसी लड़कियां जो 9वीं से 12वीं कक्षा के अंदर पढ़ती हैं उनको प्रत्येक शनिवार के दिन जो है वो थाने के अंदर ले जाया जाता है और फिर जो है उनको उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उनकी कैसी प्रक्रिया है, कैसे वो कार्य करते हैं। तो इसको स्टार्ट किया गया है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो ये ध्यान रखिएगा कि ये मेरी पुलिस मेरी दोस्त ये जो अभियान है इसकी शुरुआत जो है वो डूंगरपुर से की गई है। कहाँ से की गई है? डूंगरपुर से की गई है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप, लड़कियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने, उनके संकोच झिझक को दूर करने, खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करने के लिए जो है पुलिस ने जो है इसको स्टार्ट किया है और ये डूंगरपुर जिले में स्टार्ट की गई योजना है। प्रत्येक शनिवार के दिन जो है इस 16 थानों में इसको चलाया जाएगा और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को यहाँ पर विजिट जो है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के ऊपर है। 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसके अलावा इस फेस्टिवल में कोई भी इंपॉर्टेंट बात जानने योग्य नहीं है। फिर देखिए एक गांव जो है चर्चा के अंदर आया है जिसका नाम है खेरुणा गांव। ये खेरुणा कहाँ पर है? तो बूंदी के अंदर है। और यहाँ पर कोई अगर बूंदी से कोई जना हो तो हमें बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो कई लोग जो है जयपुर भीलवाड़ा यहाँ के तो हैं। खेरुणा बूंदी की जगह से अगर कोई व्यक्ति हो तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही जानकारी के लिए, कोई काम नहीं आपसे, बस ऐसे ही पता रहे कि हाँ यहाँ से भी कोई पढ़ता है। तो देखिए यहाँ जो है प्रथम ODF+ आदर्श गाँव जो है इसको बनाया गया है। ये पहला ODF+ गाँव बना है, इसलिए चर्चा के अंदर है। ठीक है। यहाँ पर तो जो है इन्होंने एक और अच्छा काम किया है कि जो पुरानी जीन्स होती है उससे इन्होंने एक जीन्स पार्क बनाया है, यानी कि जीन्स से जो है इन्होंने गमले तैयार किए हैं और उससे उन्होंने पार्क बनाया है। तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत, ये क्या है? तो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर के द्वारा नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत विषय पर भीलवाड़ा के मैत्रेय सभागार में ये जो है एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी या कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। तो ये है। फिर है गोडवाड़ पर्यटन विकास सर्किट। तो देखिए बजट की जो इस बार की घोषणा है उसके तहत गोडवाड़ पर्यटन विकास सर्किट के विकास कार्य के लिए जो है 200 लाख रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। प्रशासकीय और वित्तीय सहायता जो है वो दी गई है इसके लिए, और जिससे पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ रहे जालोर जिले में जालोर दुर्ग तथा सुंदा माता तीर्थ का जो है वो विकास प्रारंभ किया जा सके। तो जालोर सहित पाली, सिरोही, बाड़मेर जिले के 7 पर्यटन स्थलों का जो है वो विकास इसके अंदर किया जा सके। इसके लिए सोनाणा खेतलाजी मंदिर, जवाई क्षेत्र, बाली दुर्ग, आसोतरा धाम, सिरोही के अबुर्दा धाम, अधर देवी, अचलगढ़, मरकुंडेव जी, क्या लिखा, मरकुंडेश्वर जी और अम्बेश्वर जी, भैरव तारक धाम के लिए जो है कार्यकारी एजेंसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड रहेगा। जबकि जालोर दुर्ग के लिए जो कार्यकारी जो रहेगा वो है निर्देशक पुरातत्व संग्रहालय विभाग। अच्छा, इससे मतलब नहीं था, हमें तो ये जगह के नाम देखने थे कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं जिनको कि गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के तहत जो है वो विकसित किया जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी मैं फास्ट बोल जाऊँ तो आपको शायद मेरी बात जो है वो समझ में आ जाती होगी अब तो अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका इसमें वो है नागौर पशु मेला। क्योंकि जो फास्ट हम बोलते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, जस्ट हमको रीड आउट ही करना होता है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते हैं। फिर है नागौर में पशु मेला जो है उसको आयोजित करवाया गया। 15 दिवसीय 15 दिन का ये जो था रामदेव पशु मेला, इसको आयोजित किया गया। यहाँ पर जो मानसर गाँव है वहाँ इसको आयोजित किया गया और माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक जो है इसको आयोजित करवाया गया था। ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है
फिर है 810वां उर्स जो है वो भी मनाया गया। तो ये 29 जनवरी को जो है इसको मनाया गया था। 810वां जो है उर्स था और इसको जो है भीलवाड़ा, तो ये जो अजमेर के अंदर जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है वहाँ पर इसको मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है भीलवाड़ा के जो लाल मोहम्मद गौरी परिवार है ये इसमें झंडे की रस्म को 1944 से निभाता आ रहा है। और इसको जो है जो रजब माह जो होता है उसको जो है क्या कहते हैं, रजब माह जो है उसमें चांद दिखाई देने पर जो है इसकी शुरुआत, उसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है। फिर देखिए ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो जैसलमेर ज़िले के जो कलेक्टर हैं उनको जो है वो प्रदान किया गया है। उन्होंने इसमें बेहतरीन कार्य किया है और पहले ये जैसलमेर ज़िले के थे और अभी जो है ये भीलवाड़ा ज़िले के कलेक्टर बने हैं। नाम है इनका आशीष मोदी। तो इन्होंने जो है इस कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड ई गवर्नेंस के लिए लिया है। फिर देखिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तो मुख्यमंत्री जी ने जो है हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो ये राज्य के इस पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने अजमेर रोड स्थित दहमी कला में लगभग इतनी सारी ज़मीन जो है वो आवंटित की है। तो यानी कि ये कहाँ पर होगा, तो अजमेर रोड यानी जयपुर के अंदर ही इसको बनाया गया है। और ये पहला राज्य का पहला जो है पत्रकारिता जो पूर्णतः पत्रकारिता को समर्पित है वो विश्वविद्यालय जो है वो बनेगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। तो देखिए एक प्रोग्राम में हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि जहाँ पर देखिए आपको कभी कभी जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपके पास इंटरनेट जब कम होता है तो क्लास नहीं चलती है। तो ऐसे में पॉडकास्ट की भूमिका आती है। पॉडकास्ट क्या होता है, आप ऑडियो रूप में उसको सुन सकते हैं। तो इसीलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो होता है उसने जो है अभी DST होम स्कूलिंग पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, ताकि जहाँ पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर इंटरनेट की बैंडविड्थ कम आती है तो वहाँ पर भी बच्चे जो हैं 6 से 10वीं क्लास के वो जो है ऑनलाइन कार्यक्रम को सुन सकें, यानी कि ऑडियो फॉर्म में तो उसको सुन सकें। फिर देखिए कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्याम सुंदर। तो दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने ज्योति के साथ खेलते हुए मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में जो है वो सफलता हासिल की है। तो ये पैरा तीरंदाजी के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ इन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये युगल जोड़ी थी इनकी और वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को ये पहला पदक है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है कहीं पर टिक लगाने वाले एग्जाम में पूछ ले कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण जयपुर में किया गया है और उसका जो है भी शिलान्यास किया गया है। फिर है कि जो अभी बाई इलेक्शंस हुए थे, उपचुनाव जो हुए थे, उसके अंदर 2 व्यक्ति जीते हैं। एक तो प्रीति शक्तावत और दूसरे हैं जो कि वल्लभनगर क्षेत्र से थे और दूसरे हैं नगराज मीणा जो कि धरियावाद विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। तो इनको अभी शपथ दिलाई गई है। बाई इलेक्शंस मतलब जब सीट खाली हो जाती है तब जो है इसको तो ये दोबारा से इलेक्शंस जो है वो करवाए जाते हैं। और फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है भारत निर्वाचन आयोग, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसने मेरा मत मेरा भविष्य और एक मत की ताकत को आधार में लेते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, उसमें एक जो है प्रतियोगिता जो है वो चलाई थी। तो आपको यहाँ मेन मुद्दे की बात क्या है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर देखिए कि जो है जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम है, कृमि यानी कि क्या होता है, जो कीड़े हो जाते हैं ना पेट में, कृमि, तो उसके लिए जो है प्रोग्राम चलाया जाता है और 1 से 19 साल तक के जो भी बच्चे हैं ना उनको दवाई दी जाती है। इसका नाम है एल्बेंडाजोल जो दवाई है वो दवाई जो है वो बच्चों को दी जाती है। फिर देखिए राज्य के जो हनुमानगढ़ जिले है वहाँ पर नशे के खिलाफ ना नशा करेंगे ना करने देंगे, इसका एक अभियान चला है 14 फरवरी 2022 से, जो अगले साल 14 फरवरी तक कुल 4 चरणों में जो है वो चलेगा। फिर है पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर, तो ये एक मिशन है। डूंगरपुर काफ़ी चर्चा में, देखिए अभी जो पीछे हमने एक आर्टिकल पढ़ा था वो भी डूंगरपुर पर था कि भाई उसमें जो बच्चों को जो है पुलिस थानों में ले जाया जाएगा, वैसे ही जो है पढ़ेगा डूंगरपुर और बोलेगा डूंगरपुर जो है मिशन बुलंदी जिला स्तरीय अभियान जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। फिर और जो है देखिए कि पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन जालोर और जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में जालोर महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पर गृह मंत्रालय और भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन दल यानी NDRF के निर्देशन में सुंदेलाव तालाब जो कि जालोर में है संयुक्त मॉक अभ्यास जो है वो किया जाएगा। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही मैंने क्यों इसको टिक लगाया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप ये देखिए कि आपके यहाँ जो राजस्थान की जो न्यूज़ है इसमें इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने टिक लगा रखी है वो 1 लाइनर चीज़ें हैं जो जानकारी लेने के लिए ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहें तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज़ की कुछ न्यूज़ बच गई हैं, एक ही लाइन है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये द जेट, आपसे पूछ ले कि द जेट क्या है, हाल ही में चर्चा में रही द जेट क्या है, तो द जेट जो है विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है और इसको दुबई में बनाया गया है और
लॉन्च किया गया है। क्या है ये? विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है, उड़ने वाली बोट है, ठीक है। और उक्त फ्लाइंग बोट के निर्माण और संचालन के लिए स्विस स्टार्टअप द जेट जीरो इमिशन ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित जेनिथ, ये जो भी है, इसके साथ में समझौता किया था। तो किसके साथ समझौता किया था ये छोड़िए, ये ध्यान रखिए कि ये एक फ्लाइंग बोट है। द जेट क्या है? एक फ्लाइंग बोट है। और किसने इसको स्टार्ट किया है? दुबई में इसको स्टार्ट किया गया है। सो फ्रेंड्स, लास्ट की एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपने इतनी सारी न्यूज़ अब तक पढ़ ली है, तो आप इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ को भी जो है अटेम्प्ट करिए। तो देखिए, हमने अब तक पढ़ा है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बिना देखे उसको करिएगा। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के किस शहर में सबसे अधिक करोड़पति परिवार हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये है मुंबई में। फिर देखिए, भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो है वो साइन किया है? तो भारत ने किसके साथ में साइन किया है? तो वो है यूएई के साथ में, ठीक है। ये आज ही हमने पढ़े थे। फिर देखिए, EIU यानी कि इंटेलिजेंस यूनिट जो है, उसने लोकतंत्र सूचकांक जारी किया था और उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो भारत की रैंकिंग उसमें थी 46th रैंकिंग। फिर देखिए, राज्य की किस राज्य की पुलिस शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाली राज्य की पहली पुलिस बन गई है? देश की पहली पुलिस बन गई है, तो वो है दिल्ली पुलिस। आपको पता है ना, वो हमने पढ़ा था। फिर देखिए, इसरो के द्वारा 7 फरवरी 2022 को साझा की गई जानकारी के अनुसार इसरो ने अपने किस उपग्रह को निष्क्रिय किया है? तो आपको पता है इनसैट 4B को निष्क्रिय किया था, मैंने बताया था, स्पेस डेब्रिस को लेकर के। फिर देखिए, रूस और यूक्रेन विवाद के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन 2 अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दी है? तो ये भी आपको पता है, दोस्तनेक और लुहांस्क। तो ये दो जो उसके राज्य हैं, उसको उसने स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्र मान लिया है। तो ये बाकी के क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, और अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा, और जो है इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। आप अगर आप चाहें किसी और का भी भला हो तो उनको भी जो है आप भेजें। भला खैर देखिए, खुद के पढ़ने से ही होता है, ये तो एक जस्ट असिस्टेंस है। मैं भी समझती हूँ कि आप कहते हैं कि वीडियो हम तब देखते हैं जब हमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, या फिर हम जो है खुद से ना पढ़ पा रहे हों। तो आपने इतना इसको सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस मैगजीन का PDF भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा बचेगा वो है हमारा राजस्थान सरकार का बजट और आर्थिक समीक्षा और उसके कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारी जो खेल परिदृश्य है, पुरस्कार है, सम्मान है, और जो शॉर्ट न्यूज़ लास्ट में बच गई है। तो आई होप सो कि इसको हम जो है जल्दी कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑल।